केने गइलिस रे मुरुगिया कुकू हो कुकू त केने गइलिस रे मुरुगिया कुकू हो कुकू। बहुत कम ऐसे माता पिता होते हैं जो बच्चा चाहता है वही वो करने देते हैं, नहीं तो आजकल लोग प्रेशर इतने बच्चों पे देते हैं। गांव या आजू बाजू लोग बहुत लोग बोलते थे कि अरे इतना छोटा बच्चा है, इसका जान क्यों ले रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पाएगा। जब मैं पैदा हुआ था बहुत काला पैदा हुआ था, तो हम सतवां मतलब 7वें महीना में हम पैदा हो गए। नहीं सपना था मेरा भी और मेरे पिताजी का भी या मेरे पूरे परिवार का कि मेरा भी बेटा पर्दे पे आए, सिनेमा के पर्दों पे आए। तो पहले पापा जी थे, दूसरे पवन भैया थे, तो मैं उनको उसी समय से गुरु मानता था। उन्हीं का गाना गाता था, स्टेज हो या अपना गाँव में हो। कमरिया 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 करेला पलप लॉलीपॉप लागेलू। खेसारी जी नो डाउट सबसे बेस्ट इंटरटेनर हैं। वो गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, फिल्में में भी मतलब उनकी कमाल की होती है। स्टेज शो तो मतलब लाजवाब। लॉकडाउन के बाद से हम लोग पब्लिक लाने में असमर्थ हो जा रहे हैं। अरे यार, तुम्हारे भोजपुरी में तो जो है अश्लील गाने बहुत आते हैं, अश्लीलता बहुत फैलाते हैं। मैं तो इस पे अब जवाब नहीं देता, क्योंकि जब से डिजिटल हुआ है तब से मैं बोलता हूँ कि सर्च अगर आप अच्छा गाना करेंगे तो कहीं ना कहीं गलत सॉन्ग तो आएंगे नहीं। कहीं ना कहीं हमारी भी मजबूरी होती है कि हम जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी बोलती है कि नहीं मुझे ऐसा ही गाना चाहिए। बचपन से इतनी जिम्मेदारी मिल गई कि लव करने का फिर फुर्सत नहीं मिला। तो मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ, मेरी फैमिली जानती है कि मैं क्या हूँ, तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कि 5 मिनट का गाना आता था, 3 अंतरे होते थे, फिर हम लोग 2 अंतरे पे आए, फिर 1 अंतरे पे आए, और आज के समय में रील्स का जब से आया है फैशन तब से हम लोग 30 सेकंड और 15 सेकंड पे आ गए। तो लोगों को मनोरंजन जल्दी जल्दी चाहिए। कि अगर इंसान कुछ भी ठान ले कि अगर मुझे भगवान से मिलना है तो भगवान से मिल सकता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज और विस्तार डिजिटल पे, और मैं हूं आपके साथ अनंत सिंह। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे मेहमान जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के काफी बड़े स्टार्स में इनकी गिनती होती है। एक्टर है, सिंगर है, कुल मिला के बात करें तो ये एंटरटेनर है। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बहुत बड़े बड़े भोजपुरी स्टार्स के बीच में अपनी कला और अपनी एक्टिंग, अपनी सिंगिंग से एक अलग जगह बनाई है। हमारे साथ हैं दोस्तों अरविंद अकेला, कल्लू जी। कल्लू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज और विस्तार डिजिटल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, और विस्तार न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों को मैं आपका अपना अरविंद अकेला कल्लू सादर प्रणाम करता हूँ। जी जी, तो सबसे पहले ये बताइए अरविंद भाई, कि हम आपको अरविंद भाई बुलाएं, कल्लू जी बुलाएं, क्या कह के आपको संबोधित किया जाए? देखिए वैसे तो बहुत कम ही लोग जानते हैं कि मेरा नाम अरविंद है। जहां भी जाता हूँ लोग कल्लू नाम से बुलाते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे। क्योंकि अरविंद में भी वही प्रेम है, लेकिन हाँ कल्लू में थोड़ा ज्यादा प्रेम दिखता है, कल्लू में अपनापन दिखता है, तो आप जी कल्लू भाई ही बुलाइए। जी जी, तो कल्लू भाई बुलाते हैं और इस पे भी आगे बात करेंगे। तो आपका सबसे पहले यही जानेंगे कि बक्सर में जो है आपका जन्म हुआ था, और पिताजी जो है आपके कलाकार बनना चाहते थे, उनके अंदर भी था कि मुझे कलाकार बनना है। लेकिन दादाजी आपके जो थे पुलिस में थे, तो थोड़ी सख्ती थी परिवार में। तो फिर शुरुआत कैसे की, और पिताजी का आपने वो सपना पूरा जी कैसे किया? क्योंकि पिताजी का तो पूरा शायद नहीं हो पाया, आपने उनका वो सपना पूरा किया इतना बड़ा स्टार बन के। तो वो कैसे शुरुआत हुई थी आपके इस कलाकार जीवन की? देखिए पिताजी मेरे एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत ही अच्छे सिंगर थे। और गांव में जैसे नाटक होता था सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पे, माँ मथिन कला निकेतन एक मंच था हमारे गांव में ही, जी उसी नाटक में वो डायरेक्शन भी करते थे। क्योंकि जी गांव में बहुत कम संख्या होती है लोगों को ये नाटक वाटक करने का, तो सारा कार्यभार मेरे पिताजी और उनके दोस्त लोग संभालते थे। जी तो उनको देखता था मैं, वो भी गाना सुनते थे, वो भोजपुरी सॉन्ग के मतलब भोजपुरी गानों के वो बहुत बोलते हैं ना जबरा फैन थे, सबका गीत सुनते थे। तो कहीं ना कहीं मेरा बचपन से पापा से ज्यादा लगाव था, तो पापा के साथ रहते थे तो मैं सोचता था कि पापा अगर ये करते हैं तो अच्छी चीज है, मैं भी करूंगा। और मैं भी स्कूल में या घर में जहाँ अंताक्षरी होती थी तो मैं भी कुछ कुछ गाते रहता था। तो मेरे पापा को लगता था नहीं मेरे बेटे में वो टैलेंट है। और बहुत कम ऐसे माता पिता होते हैं जो बच्चा चाहता है वही वो करने देते हैं, नहीं तो आजकल लोग प्रेशर इतने बच्चों पे देते हैं कि नहीं तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, नहीं तुम्हें डॉक्टर ही की ही पढ़ाई करनी है। तो मैं इस चीज में लकी हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे समझा, और मैंने बोला नहीं मुझे भी गायकी करनी है, तो उन्हीं के मन से मैंने शुरुआत किया।
नाटक के मन से ही। और धीरे धीरे करते करते अपने, मेरे एक चाचा हैं गुड्डू जी पांडे, उनका अपना ऑर्केस्ट्रा ग्रुप उस समय हुआ करता था। तो उन्हीं के ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में धीरे धीरे गाते गाते और अपना एल्बम निकाला हम लोगों ने, मेरे पापा जी ने पूरी मेहनत करके एक एल्बम निकाला। क्योंकि हमारे परिवार में, हमारे मतलब बोलते हैं ना कि ना बाबा जी पुलिस में थे, पापा जी का अपना बिजनेस था, तो कोई इस लाइन से बिलोंग नहीं करता था। इन कैसे कैसे जानकारी लेके एक एल्बम निकाला हम लोगों ने, गवनवा कहिया ले जीवा। और उस समय के समय मतलब 4 दिन शूटिंग हुई थी, बहुत पैसा लग गया था, उतना पैसा मतलब बहुत ज्यादा खर्चा हो गया था। फिर भी मेरे पिताजी पीछे नहीं हटे। गांव में, गांव या आजू बाजू लोग, बहुत लोग बोलते थे कि अरे इतना छोटा बच्चा है, इसका जान क्यों ले रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो कोई बोलता था हम लोग के गांव की तरफ, अभी तो सब लोग शौक से अपने बच्चों को स्कूल में सिखाने के लिए जाते हैं, डांस क्लास कराते हैं, सिंगिंग क्लास, लेकिन उस समय लोग बोलते थे नचनिया बजनिया बनावत हुआ। तो वो एक सोच थी, लेकिन इस चीजों को अनसुना करते हुए मेरे पिताजी ने मेरे पे फोकस किया। मैं 4 भाई हूँ, लेकिन तीनों भाई को ना देखते हुए मेरे पे उन्होंने पूरा अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दिया। और उन्हीं का आशीर्वाद है और दर्शकों का प्यार है। क्या जो भी मैं थोड़ा बहुत गाता हूँ, फिल्में करता हूँ, गाना गाता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे पिताजी, मेरे माताजी और मेरे पूरे परिवार का आशीर्वाद है, जो आज मैं यहाँ पे हूँ। जी, तो आपने अभी जिक्र किया कि सब बोलते थे कि ये छोटे बच्चे से क्या करवा रहे हो, लेकिन शायद वो लोग नहीं हाँ जानते थे कि ये छोटा बच्चा जब आएगा स्क्रीन पे तो कमाल करेगा। 2 गाने आपके जो आए थे, एक वो जो मुर्गा वाला था वो हम सुने, और एक अपना जो वर्ल्ड फेमस है लगाए दिया चोलिया के फूक राजा जी जब आया। तो हाँ ऐसा मतलब ऐसा गाना जो हम जैसा करते हैं कि भोजपुरी फेमस हिट सॉन्ग, ये ऐसा गाना है जो हम बकायदा कीपैड पे सर्च करके हम ये दोनों गाना जो है इसको जी सुनते जी। हैं। तो ये उसी इसी बात पे से एक मुर्गा वाला जो है वो एक बार सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, उसके बाद आगे का हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए अलग ही मैं गाना था, उसमें जो एक फील था, गा, और वो गाना फील आया सुनाने से कहाँ से, पहले मतलब इतनी कम उम्र में। हाँ, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मुझे कुछ चीज का समझ नहीं था, मैं ज्यादा सीखा भी नहीं, गॉड गिफ्टेड है मैं बोलूंगा। और नो डाउट मेरे पिता ने सोचा था कि मेरा बेटा अगर सिंगिंग करता है तो डिस्ट्रिक्ट में जैसे होता है ना, जिला में एक नाम होगा। जी लेकिन लोगों का प्यार है कि पहला दूसरा कैसेट से ही लोगों ने डिस्ट्रिक्ट छोड़िए, बक्सर जिला छोड़िए, आरा बक्सर छपरा, पूरा बिहार झारखंड, यहाँ तक कि जहाँ भी भोजपुरी सुनी जाती है उसी उम्र में लोगों में मेरा पहचान बन गया। जी तो इस चीज के लिए दर्शकों का फिर से धन्यवाद कहेंगे कि कुछ समझ नहीं था उस समय, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। और वो जी। गाना ऐसे था, अरे मुर्गा बेचैन बाटे मुर्गी के खोजा ताटे, कबही से कर ताटे कुकू हो कू, कुकू हो कू, कुकू हो कू, कि केने गइलिस रे मुर्गिया, कुकू हो कुकू, त केने गइलिस रे मुर्गिया, कुकू हो कुकू। वाह वाह वाह, तो इसी से, इस गाने से भी वो शायद स्टेप जो है फेमस हुआ था, वो जो हाँ मुर्गे वाला जो आप किए थे, आगे जाके वही जो जी, बाबा जी का बाबा टुल्लू जी का बना। टुल्लू के पहले मेरा कुकुआ और होता उसका है। जो इन्वेंशन है आपके द्वारा ही हुआ है, मतलब है एकदम। हाँ। जी तो जी जी। जी जी, तो कल्लू भाई जब शुरुआत हो गई, ये सब जब हिट हो गया, तो आपने पिताजी के साथ भी अपने स्टेज पे गाने गाए थे, और 2 गाने आपने गाए थे, पवन जी के ही गाने थे शायद, आप जिन्हें अपना गुरु मानते हैं। तो हम्म। उसके पहले थोड़ा जानना चाहूंगा कि जो कल्लू नाम है ये पड़ा कैसे? क्या बचपन में कोई ऐसा इफेक्ट था जिसकी वजह से पड़ गया, या आगे जाके, क्योंकि आप तो जी माशाल्लाह काफी ज्यादा खूबसूरत हैं, तो कल्लू नाम के पीछे का क्या सीक्रेट है? देखिए वैसे तो बहुत इंटरव्यू मैंने बताया है, लोग विश्वास भी नहीं करते हैं, लेकिन ये हाँ। सच है कि जब मैं पैदा हुआ था बहुत काला पैदा हुआ था। अच्छा। मतलब हाँ, 7 महीने में, मतलब हमने के भोजपुर में काला सतवास, तो हम सतवास मतलब 7वें महीना में हम पैदा हो गए नहीं। अच्छा। तो मतलब लोगों को लगा कि जी पाएगा कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क था। फिर मतलब नहीं होता है, एक बहुत कमजोर बच्चा होता है, जी वैसा मैं पैदा हुआ था। मतलब मेरे मम्मी पापा भी बहुत इमोशनल हो गए थे, सारे लोग जितने मेरे रिलेटिव थे। मतलब मेरे को जो पापा ने बताया है, मम्मी ने, तो होता है ना कि एक जीने के लिए हम लोग की तरफ बिहार और यूपी में नाम रखा जाता है कि, होता है ना जैसे कोई देखे होंगे कोई पतला होता है तो उसको पहलवान जी लोग बोलते हैं, हमारे तरफ लोग बोलते हैं। तो इसीलिए मतलब काला था मैं, तो लोगों ने कल्लू नाम रख दिया। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया, थोड़ा चेहरा फेयर होता गया और लोगों का प्यार, आजकल तो क्रीम भी अच्छे अच्छे आते हैं, तो क्रीम का तो मैं नहीं दूंगा,
ये श्रेय बट ये दूंगा कि लोगों का प्यार और अच्छा रहन सहन, अच्छा खाना पीना हुआ तो थोड़ा बहुत गोरा हुआ हूं मैं। वैसे अपने अब भाइयों के मुकाबले थोड़ा सा सांवला हूं मैं। अच्छा, नहीं फिर भी अगर ये सांवले होते तो फिर तो सभी लोग खूबसूरत ही है। हाँ, तो तो कल्लू भाई, जब पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा जैसा आपने बताया, तो जब आपके वो दो गाने हिट हुए, मुर्गी वाला और चुलिया के हुक राजा जी, तो उसके बाद की राह क्या कितनी कठिन रही? क्योंकि उसके बाद आपकी फिल्म जब आई, तो फिल्म आने आपकी 2015 में जब आई पहली फिल्म भइल दीवाना जो थी, दिल भाई दिल दीवाना भर एज ए दीवाना। हीरो मैंने उसी फिल्म से जी, लॉन्च हुआ। तो उसके बीच का जो सफर रहा वो कितना कठिन था? क्योंकि दो गाने तो आपके हिट हो गए, लेकिन उसके बाद एक्टिंग में करियर बनाने का डिसीजन ये किसका था? ये आपका था या पिताजी का ही सजेशन था? तो ये जो गानों नहीं से लेके एक फिल्म तक का सफर क्या था? देखिए भोजपुरी में आपने देखा होगा कि जो सिंगर है वही एक्टर बनते हैं। तो जी। कहीं ना कहीं एक सपना था मेरा भी और मेरे पिताजी का भी या मेरे पूरे परिवार का कि मेरा भी बेटा पर्दे पे आए, सिनेमा के पर्दों पे आए। हम्म। और रही बात हिट होने के बाद और जिम्मेदारी बढ़ जाती है हम्म। कि हम अपनी चीजों को और कैसे प्रेजेंट करें कि लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है, हम्म। लोग जो हमसे चाहते हैं वो चीज हम कैसे बेस्ट दे सके। आज भी हमें कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन रोज मेहनत और ज्यादा करनी होती है। ये लाइन एक ऐसा है, सिंगिंग लाइन या एक्टिंग लाइन, की रोज आपको सीखना है। रोज कंपटीशन में नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बोलूंगा कि टैलेंट इतना सारा हमारे बिहार यूपी में है कि कहीं ना कहीं हर लड़के, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर हो, लोग अपनी चीजों में बेस्ट देते हैं। तो हमें भी रोज कहीं ना कहीं अगर हम अच्छा गाना गाते हैं तो और अच्छा गाना मुझे लोगों के बीच प्रेजेंट करना है, ताकि हमारा जो लेवल है वो कहीं ना कहीं बना रहे, लोगों के बीच में जो दिल में जगह है वो बना रहे। तो फिल्मों में भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि सिंगिंग एक अलग चीज है और एक्टिंग उससे कहीं ना कहीं बहुत अलग चीज है, दोनों दो रास्ते हैं। तो सीखा मैंने, जितने लोग सीनियर थे हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जो जो बताते थे हम उस चीज को फॉलो करते थे। मैंने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट भी बहुत सारी पिक्चरें की है, सबके साथ की है। पहला फिल्म था मेरा गठबंधन प्यार की, जिसमें मैंने एक गाना केवल गाया था बचपन में ही, 10-11 साल की उम्र में ही। इसके बाद तू ही मोर बालमा किया, बतासा चाचा किया, भैया अमर देवान मनोज तिवारी जी के साथ किया, निरहू भैया के साथ किया। तो मैंने चाइल्ड आर्टिस्ट में भी बहुत सारी फिल्में की थी। लेकिन जब एज ए हीरो दिल भैल दीवाना हमारी फिल्म मैंने साइन किया, उस समय से थोड़ा और ज्यादा मेहनत करना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में ऐसा होता था कि फिल्म साइन हुई, रात को साइन होती थी, अगले दिन क्या हुआ कि नहीं हम लोग फिल्म नहीं कर रहे हैं। फिर बहुत सारा प्रॉब्लम आई, लेकिन हम लोग लगे रहे, मेहनत करते रहे। और एक चीज ये सच है कि जो मेहनत करता है उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है, मेहनत का फल मीठा होता है। और आज वही मेहनत है कि कहीं ना कहीं एज ए सिंगर, एज ए एक्टर लोग मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं। और मुझे अभी से लेके जब तक इस शरीर में सांस है तब तक मेहनत करना है, तब तक सीखते रहना है। तो जब पहली फिल्म जब आपकी रिलीज हुई दिल भइल दीवाना, जिसका नाम था, बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, तो उस समय क्या नर्वसनेस थी? क्योंकि आप एक नए एक्टर जो है डेब्यू करने जा रहे थे ऑलरेडी भोजपुरी में। उससे पहले लेजेंडरी एक्टर्स ऑलरेडी इंडस्ट्री में थे, रवि भैया, मनोज भैया, निरहुआ भैया, और पवन सिंह और खेसारी भैया का भी पीक चल रहा था। तो उस बीच में क्या नर्वसनेस थी कि इस बीच में मैं कैसे स्थान बनाऊंगा? क्या चल देखिए रहा था दिमाग में जब पहली फिल्म रिलीज का समय आया? देखिए फिल्म जो होता है ना, जैसे हम बड़े भाई अपने सीनियर को मानते हैं, जी। लेकिन जब हमारी फिल्म रिलीज होती है तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर का बहुत सारा पैसा लगा होता है। जी। डायरेक्टर जो जिसकी सोच होती है, कहीं ना कहीं हीरो की भी कैरियर दाव पे लगी रहती है। तो उस समय सिनेमा हॉल बहुत चलते थे। जी। और हम लोगों ने जब पहली फिल्म एज ए हीरो दिल भर दीवाना रिलीज हुई थी, मुंबई, गुजरात, बिहार, यूपी, हर जगह, मुझे अभी भी थोड़ा सा याद है। मुंबई गुजरात में शायद मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर रिलीज हुई थी। जी। तो फर्स्ट डे थोड़ा सा स्लो थी पिक्चर, मतलब लोगों का थोड़ा सा, मतलब लोगों का लगाव थोड़ा कम था, झुकाव कम था। लेकिन सेकेंड डे से, क्योंकि फिल्म अच्छी थी, सेकेंड डे से कहीं ना कहीं हमारी जो पिक्चरों की सेलिंग है वो बढ़ती गई। और डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर थे अरविंद चौबे, उन्होंने उस समय हमें मुंबई और गुजरात बुलाया था प्रमोशन के लिए। और हम लोग यहाँ से, क्योंकि उस समय फ्लाइट से थोड़ा कम हम लोग सफ़र करते थे, तो ट्रेन से हम लोग गए थे, क्योंकि मेरे पिताजी को फ्लाइट से बहुत डर लगता था उस समय। तो हम लोग ट्रेन से गए थे और फिल्म की प्रमोशन की थी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। दिल भैल दीवाना जो फिल्म थी,
और उस समय से ही हमारे जितने भी डायरेक्टर लोग थे, सब लोगों को लगा कि नहीं, कल्लू में वो बात है, इसको लेके हम लोग फिल्म बना सकते हैं। और उस समय से कंटिन्यू, आप सभी के आशीर्वाद से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस समय से कंटिन्यू अच्छी अच्छी फिल्में आप सबके बीच लाते रहा, और लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलते रहा। काफी अच्छी अच्छी फिल्में आप लाते भी हैं, काफी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स भी लाते हैं, लेकिन इन सभी कामयाबी कामयाबी के पीछे आप अपने पिताजी और परिवार के अलावा एक इंसान का जिक्र हमेशा करते हैं, वो है पवन भैया, पवन सिंह, जिन्हें हम्म। आप अपना गुरु मानते हैं हमेशा से ही। तो जी। पवन सिंह जी। जी को गुरु मानने के पीछे क्या किस्सा है, और पवन सिंह जी को ये बात कब पता चली कि आप उनको अपना गुरु मानते हैं? देखिए क्या उन्होंने है आपका कि कोई काम आपको भी देखा मैंने था या बताया क्या कि हुआ? आपको भी मालूम है कि मैंने पहले ही बताया कि फैमिली में कोई इस लाइन से बिलोंग नहीं करता था। जी बिल्कुल। तो सीडी कैसेट का उस समय जमाना चलता था। हाँ। तो मैंने बताया कि पापा जी मेरे भोजपुरी सॉन्ग खूब सुनते थे, बहुत ज्यादा सुनते थे। तो पवन भैया का हमारे मतलब ऐसा नहीं है, पूरा दुनिया उनका उनका फैन जी। है। बट आरा बक्सर में खास करके हर एक घर घर में उनका कैसेट उस समय मतलब उन्हीं का गाना चलता था। हम्म। तो मैं उनको सीडी कैसेट पे देखा और मैंने बोला कि नहीं, मतलब उसी समय मैंने बोला कि उन्हीं का गाना गाते रहता था, गुनगुनाते रहता था। हम्म। और उसी समय मैंने बोल दिया कि हमारे गुरु यही है, क्योंकि जिससे आप प्रेरित होते हैं, जिसको देख के आप सीखते हैं, कहीं ना कहीं उनका बड़ा योगदान होता है। जिसको देख के आप लगे कि नहीं यार, मुझे भी गाना गाना है। तो पहले पापा जी थे, दूसरे पवन भैया थे। तो मैं उनको उसी समय से गुरु मानता था, उन्हीं का गाना गाता था, स्टेज हो या अपना गाँव में हो, कहीं ना कहीं उन्हीं का गाना गाते रहता था। उनको मालूम भी नहीं था, लेकिन मैं हर एक मंच पे, क्योंकि उस समय छोटा छोटा ही मंच करता था, तो हर एक जगह से उनके कानों में आवाज जाती थी। जब हम उनसे मिले तब उन्होंने बताया कि आपका एक चेला है जो आपको मानता है बहुत ज्यादा। वो बोलते थे यार कौन ऐसा चेला है, जब मैंने आज तक कभी उसको हारमोनियम पे सारे गामा तक नहीं सिखाया है, ना मैं उनसे मिला हूँ। कौन ऐसा है कि जो मुझको गुरु मानता है। बलिया में एक बार शो हुआ था, तो कृति उपाध्याय जो उस समय हम लोग के साथ गाती थी, तो उनका शो था, तो हम लोग बोले कि हम लोग भी चलेंगे। उनको एक झलक देखने के लिए कहीं ना कहीं उस मतलब, अब तो मिल लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक्साइटमेंट थोड़ी सी अब नहीं बता सकता, लेकिन उस समय था कि नहीं एक बार मैं उनको देख लूं। तो भृगु आश्रम बलिया में शो था और मैं पहली बार उनको देखा था। और उस समय मुझे एंट्री मिली थी 2 बजे रात को गाने के लिए उनके मंच पे। 2 गाना भी मैंने गाया था उनके साथ। सुबह में वो आगे गाते थे तो मैंने कोरस भी किया था। तो वो एक अच्छी याद है। फिर हम लोग जब फिल्म करने गए, तब उन्होंने बताया कि यार ये कौन हो तुम, क्यों हमको गुरु मानते हो। तो मैंने अपनी चीजें बताई, और उस समय से जो बॉन्डिंग है 2008-9 से, और ये 2025 चल रहा है, जो उस समय से बॉन्डिंग और जो उस समय से उनका प्यार, क्योंकि देखिए हम छोटे हैं, हम बड़ों का इज्जत करते हैं, हमारा संस्कार है, लेकिन बड़े भी छोटों का सम्मान करे, इज्जत करे, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो वो उतना ही सम्मान हमेशा देते हैं। हर एक मंच पे जहां भी मिलते हैं, कहीं ना कहीं वो हमें एक नया नाम दिए, राजकुमार के नाम से मुझे बोलते हैं कि ये भोजपुरी का राजकुमार है, मेरा छोटा भाई है। तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप सभी के आशीर्वाद से सब कुछ है हमारे पास। बस आप सभी का प्यार ऐसे ही मिलता रहे, बड़ों का प्यार मिलता रहे, बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे। और उस समय से वो जो जर्नी शुरुआत हुई गुरु चेला का, फिर बड़े भाई छोटे भाई का, अभी तक है। और भगवान नजर ना लगाए, आजीवन ऐसे ही हम लोग साथ में मिलके, सारे इंडस्ट्री के लोग मिलके और काम करते रहे, और आप लोग का प्यार पाते रहे। जी, तो ये जिस तरह से आपने बताया पवन जी से आपकी मुलाकात हुई थी, तो वही हमको द्रोणाचार्य और एकलव्य वाला किस्सा याद आ गया कि एक एक एग्जैक्टली वही हुआ है यहाँ पर, कि वो आपके द्रोणाचार्य बन गए और आप उनके एकलव्य, लेकिन अब जो है आप अर्जुन बन चुके हैं, हमको यही लगता है। हर निशाना आपका जो है सही लग रहा है सिंगिंग एक्टिंग में। तो पवन जी एक्टिंग भी करते हैं, सिंगर भी काफी अच्छे हैं, तो उनके शिष्य होने के नाते आपको एक्टिंग ज्यादा अच्छी लगती है या सिंगिंग? देखिए मजा तो दोनों में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो पहला बोल सकते हैं कि हमें जिससे पहचान मिली है वो है सिंगिंग। तो सिंगिंग में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, और एक्टिंग में भी उससे सिमिलर होता है, लेकिन हाँ सिंगिंग पहले, फर्स्ट सिंगिंग। सिंगिंग पहला ही है, ओके। तो सिंगिंग अगर पहला है तो इसी बात पे आपके गुरुदेव का ही वर्ल्ड फेमस गाना अगर आप सुना दे दर्शकों के लिए, बीच बीच में ये हम करते रहेंगे ताकि दर्शक भी हमारे थोड़ा सा मजे रहे। लॉलीपॉप जो उनका था एकदम वर्ल्ड फेमस, जिसकी वजह से एक्चुअली भोजपुरी इंडस्ट्री जो है उठ गई, दुनिया भर में जानने लगे कि हाँ ये भी है। उससे पहले भी काफी अच्छा काम हुआ, लेकिन लॉलीपॉप के बाद से जो एक चेंज आया है, तो उसमें पवन जी का बहुत हाँ बड़ा यूथ योगदान। यूथ
यूथ में कहीं ना कहीं वो सॉन्ग बहुत ज्यादा फेमस है। बहुत ज्यादा, और अभी भी ऐसा नहीं है, पॉपुलर है। भोजपुरी की पहचान उससे पहले भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ कह सकते हैं यूथ में पॉपुलैरिटी उस सॉन्ग से कुछ इसी के ज्यादा बाद है। आई है। कि तू लगा बेलू जब लिपस्टिक, हाँ हिलेला यारा डिस्ट्रिक्ट, हाँ। जिला टॉप लागेलू, हो जिला टॉप लागेलू, कमरिया 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 करेला पलप, लॉलीपॉप लागेलू, कमरिया करेला पलप, लॉलीपॉप लागेलू। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो अपने गुरुदेव को कभी गाना सुनाए हैं आप या नहीं है? उन्हीं के उनके हाँ, साथ स्टेज कैसा पे हम लगा लोग उसको? मिलते जुलते रहते हैं। हाँ देखिए उनके सामने तो उतनी नहीं हो पाती है कि हाँ मैं क्या गाऊं। देखिए हाँ। कहीं ना कहीं वो बेस्ट सिंगर है, सारे लोग अच्छा गाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो नर्वसनेस फील होता है। बट हम्म, हम लोग इसी लाइन में हैं और इतना उनके साथ लगाव हो गया है। हम्म, एक बताना चाहेंगे, उनके साथ एक इंसिडेंस हुआ था कि एक फिल्म कर रहे थे हम लोग त्रिदेव, जी और उसमें मैं पुलिस इंस्पेक्टर बना था, और उनको मतलब एक फाइट का सीक्वेंस था। जी। मैं बोला मैं आपको कैसे मारूंगा, हम्म, आपको मैं बड़ा भाई मानता हूँ, मतलब हाथ उठ ही नहीं रहा था हम्म, वैसे भी। तो उन्होंने वो मेरा हाथ पकड़ के और साइड में लेके गए, हम्म, और बोले कि देखो हम रियल लाइफ में क्या है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, रियल लाइफ में हम क्या है उससे फर्क पड़ता है। फिल्म में जो दिखेगा वही लोगों को अच्छा लगेगा और वही कैरेक्टर तुम प्ले करो। तो कहीं ना कहीं हमेशा वो सिखाते रहते हैं। और स्टेज पर हम लोग जब भी मिलते हैं, जहां भी मिलते हैं, वो लगता है कहीं ना कहीं वो सबसे ज्यादा वायरल वही चीजें होती हैं। अभी हम लोग छपरा में मिले थे, तो वो स्टेज शो काफी वायरल हुआ था। तो मजा आता है उनके साथ, फिल्म करके भी, अपना स्टेज शो करके भी, इवेंट करके भी, और जब ऐसे भी मिलते हैं तो बहुत बहुत हम लोग मतलब बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत मजा आता है। तो पवन जी के साथ तो ये आपके काफी सारे मूवमेंट हो गए। पवन जी के ही एक साथी हमारे स्टार हैं, खेसारी भैया जो हैं। पवन जी के जैसे जी जी। पवन जी अपना पावर स्टार है, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया, तो खेसारी भैया से मुलाकात कब हुई थी? उन्होंने भी तो आपका काफी काम आपने साथ में किया है, उनके साथ भी किया है। हाँ हाँ, खेसारी हम भैया लोगों से ने मुलाकात का, क्योंकि जिस भी भोजपुरी स्टार से मैं पूछता हूँ इन दोनों के बारे में जरूर पूछता हूँ कि भाई क्या क्या है, क्योंकि काफी और खबरें देखिए चलती है इन दोनों दोनों लोग को आज के समय में सबका फैन फॉलोइंग अलग है। पहले होता था कि ऑडियो कैसेट होता था, की। सीडी कैसेट होता था, उसमें 8-9 सॉन्ग आते थे, और अगर कैसेट लोगों ने खरीद लिया तो 9 के 9 सॉन्ग सुनना मजबूरी होता था। लेकिन आज के समय में डिजिटल इंडिया जब से हुआ है, तब से जो लोगों को पसंद आता है या जो लोग सुनना चाहते हैं वही सर्च करते हैं, वही सुनते हैं, तो सबका फैन फॉलोइंग अलग है। खेसारी जी नो डाउट सबसे बेस्ट इंटरटेनर हैं, वो गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, फिल्में में भी मतलब उनकी कमाल की होती है, स्टेज शो तो मतलब लाजवाब। मतलब हमको लगता है भोजपुरी में अगर एक नाम जोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं टॉप में उनका नाम आएगा। तो उनके साथ जब भी मिलते हैं तो वैसे भी मतलब रियल लाइफ में बहुत माइडियर इंसान है। मतलब क्या बोले, बहुत ज्ञान है उनके पास, हम लोग जब भी बैठते हैं खूब सारी ज्ञान की बातें होती है। तो मजा आता है उनके साथ, और आप सभी के आशीर्वाद से एक ऐसा मतलब रिलेशन है मेरा सबके साथ, कि सभी लोग जितने भी बड़े हैं वो हमें प्यार देते हैं, क्योंकि मैं सबको सम्मान करता हूँ। और कहा जाता है ना कि अगर आप सम्मान किसी को भी दीजिएगा तो सामने वाला भी सम्मान देगा। और छोटे हमसे जितने जूनियर हैं वो सभी हमें प्यार देते हैं, तो मैं छोटों को भी प्यार देता हूँ। और यही चीज सीखा है कि आए हैं, एक ही जीवन मिला है, तो सबसे प्रेम से रहिए। तो खेसारी जी तो के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। हम लोग जब भी मिलते हैं बहुत मजा आता है। खेसारी जी और पवन जी तो ऐसे स्टार हैं कि मतलब आप थोड़ा उनके साथ जो छोटा सा भी रोल कर लिया वो भी इंसान फेमस हो जाता है। आपने तो इतना सारा काम किया है। और भोजपुरी इंडस्ट्री से आप आते हैं, तो भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें, भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में सब बोलते हैं कि भाई बहुत गजब फैन फॉलोइंग है, हर जगह जो भी गाना जाता है, यूट्यूब पे आप देखें कहीं भी देखें 100-200 मिलियन हो जाता है। आपके गाने हो, खेसारी पवन भैया, जितने भोजपुरी स्टार्स के गाने हो, सब पॉपुलर होते हैं, फिल्में पॉपुलर होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री फिर भी बड़ी क्यों नहीं हो पा रही, एक्सपैंड क्यों नहीं कर पा रही, जिस तरह से बॉलीवुड कर गया, हिंदी कर गया, साउथ कर गया। भोजपुरी में आपको क्या लगता है, वहां के कलाकार होने के नाते कहीं कुछ कमी रह जाती है, या
क्या ऐसा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री उस तेजी से नहीं बढ़ पा रही? हालांकि अब सोशल मीडिया आने के बाद काफी पॉपुलैरिटी हुई है, लेकिन कमी कहीं कुछ देखिए कहाँ रह जाती है? आपने जैसे बताया कि 100-200 मिलियन, तो एल्बम में कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ऊपर चले गए हैं। जी। एल्बम आप देख रहे होंगे हम्म, कि क्वालिटी पे भी बहुत काम किया गया है। काफी। कहीं ना कहीं बहुत बजट लगाया जा रहा है एल्बम में। हम्म, रही बात फिल्मों में, तो फिल्मों में भी कोशिश हो रही है, फिल्म अच्छी अच्छी आ रही है। हम्म, बट फिल्म होती है थिएटर के लिए, और थिएटर में जब भी फिल्में आ रही हैं तो कहीं ना कहीं वहीं पे हम लोग चूक हो जा रही है कि कहीं ना कहीं थिएटर में पब्लिक, हम लोग लॉकडाउन के बाद से हम लोग पब्लिक लाने में असमर्थ हो जा रहे हैं। बट कोशिश है। और रही बात कि हमारी जो इंडस्ट्री की फिल्मों का जो बजट होता है, वो एक सीमित बजट होता है। और इस सीमित बजट में कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी फिल्म लेके आना, तो हम लोग वही कोशिश करते हैं। देखते हैं, अभी और अच्छे अच्छे लोग की एंट्री हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, और भोजपुरी के भी जितने लोग हैं सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि कब एक दिन ऐसा आएगा कि समय पलट जाएगा। तो हम लोग उसी इंतजार में हैं। फिल्में अच्छी आ रही हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ तो मिस हो जा रहा है। या तो हम बोल सकते हैं प्रमोशन ढंग से नहीं हम लोग कर पा रहे हैं, या तो हो सकता है हम जो फिल्में बना रहे हैं पब्लिक कुछ और देखना चाहती हो। तो हमारी जो जितने भी क्रिएटिव लोग हैं सारे लोग लगे हुए हैं, इस चीज पे वर्क हो रहा है। और रही बात थिएटर की, तो बिहार में थिएटर जितने भी थे कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बाद से बहुत सारे थिएटर क्लोज हो चुके हैं, कुछ कुछ मतलब खुले हैं। वो सुविधा हम लोग चाहते हैं कि हम लोग फिल्म अच्छी अच्छी बनाएं और लोगों के बीच जाएं, खूब प्रमोशन करें, और लोग थिएटर में देखने आए कि भोजपुरी का जो आप लोग का नजरिया है वो अब चेंज हो चुका है। भोजपुरी में अब अच्छे अच्छे सब्जेक्ट, अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है। तो कहीं ना कहीं एक ये बात भी उठती है, जैसे आपने बताया काफी अच्छी फिल्में बन रही हैं, सभी कलाकार प्रयास कर रहे हैं अपने अपने स्तर पे कि अच्छा सिनेमा दें, हम्म। लेकिन लोगों के अंदर एक इमेज बनी हुई है कि जैसे हम कहें कि भोजपुरी के अगर गाने हैं तो कुछ कुछ लोगों में मैंने देखा है, जैसे मैं स्वयं वहां से आता हूँ बिहार से ही, तो कई जगह हमारे हम्म। ऑफिस में या कई जगह चर्चे लोग बोलते हैं कि अरे यार तुम्हारे भोजपुरी में तो जो है अश्लील गाने बहुत आते हैं, अश्लीलता बहुत फैलाते हैं। हम्म। लेकिन मैं फिर उसका सामना भी अच्छे से करता हूँ, ये बताता हूँ कि भाई आप उसको अलग एंगल से देख रहे हैं। तो आपका इस पे क्या टेक है कि लोग जो बोलते हैं कि भोजपुरी सिर्फ देखिए अश्लीलता एक बात फैलाती है? नहीं, एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि मैं तो इस पे अब जवाब नहीं देता, क्योंकि जब से डिजिटल हुआ है तब से मैं बोलता हूँ कि सर्च अगर आप अच्छा गाना करेंगे तो कहीं ना कहीं गलत सॉन्ग तो आएंगे नहीं। जी जी। लेकिन हाथ की पांचों उंगली बराबर नहीं होती है। सभी ऊपर नीचे, कोई छोटा कोई बड़ा होता है। और हर जगह एक ग्रेड है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। आप बॉलीवुड में भी जाइएगा या और भी कोई रीजनल लैंग्वेज में ले लीजिए, तो हर प्रकार के कलाकार होते हैं, हर प्रकार की फिल्में आती हैं, हर प्रकार के गाने आते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप क्या सुनना चाहते हैं। अगर आप गंदगी देखना चाहेंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे गंदगी ही आएगी। अगर आप अच्छा चीज देखना चाहोगे तो अच्छा ही आएगी। और रही बात अश्लीलता की, तो हम लोग के ऊपर, वो भोजपुरी के ऊपर लोग दाग लगा दिए हैं। हम चाह के भी ये दाग धोना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से इल्जाम लग जाता है। तो हम बस यही कहेंगे कि अच्छी चीजों को आप लोग प्रमोट कीजिए, अच्छे गानों को प्रमोट कीजिए। बस एक छोटा सी बात बताना चाहूंगा कि इसी चीज को देखते हुए मैंने एक चैनल अपना खुद का चालू किया, क्योंकि आपको भी मालूम है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एल्बम में बहुत पैसा लगता है। हम अगर अच्छी चीजें, सामाजिक गीत या बहुत अच्छी चीजें लेके कोई कंपनी में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ का रिकवरी का पॉइंट आता है कि इससे रिकवरी होगा या नहीं होगा। व्यूज नहीं जाएगा तो क्या रिकवरी होगा, फिर लॉस होगा। तो हमने अपना खुद का, मेरे बड़े भैया ने एक चैनल चालू किया, आपन माटी। मैंने उस पर 2 सॉन्ग रिलीज किए हैं, एक है पढ़ली रामायण और एक है होलिया खेले भोले दानी। और उसमें लगातार कंटिन्यू काम भी चल रहा है। तो मैं बोला कि चलो, हम एक कलाकार हैं, हर हर टाइप के गीत गाते हैं। अगर हम इंटरटेनिंग सॉन्ग गाते हैं तो देवी माता का भी गीत गाते हैं, भोले बाबा के भी गीत गाते हैं, छठ गीत भी गाते हैं। लेकिन लोगों को सुनना क्या है, वही मसालेदार सॉन्ग। तो मसालेदार सॉन्ग में भी अगर हम गाते हैं, फैमिलियर सॉन्ग भी मैंने गाया है, घर के मलकिनिया, ये हमार रनिया सुनर लागेलू, तोरा जैसा सुनर लड़की। और वहीं पे मैंने गरम मसाला टाइप के भी गाने गाए हैं, जो कि ठीक है, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि बहुत वल्गर है, लेकिन कुछ थोड़ा सा इंटरटेनिंग सॉन्ग है। तो आपके ऊपर है कि आप सुनना क्या चाहते हैं। तो हम आपन माटी से अच्छे गीत भी प्रेजेंट कर रहे हैं, मसालेदार सॉन्ग भी प्रेजेंट कर रहे हैं, फैमिलियर सॉन्ग भी प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आपको सुनना क्या है वो आपके ऊपर है। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग अगर अच्छा सुनेंगे तो हम लोग अच्छे अच्छे गीत लाएंगे।
कहीं ना कहीं हमारी भी मजबूरी होती है कि हम जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी बोलती है कि नहीं मुझे ऐसा ही गाना चाहिए, डांसिंग सॉन्ग चाहिए, या जो भी आप सोच सकते हैं। तो एक कलाकार की भी मजबूरी होती है कि अगर हम अच्छा गीत गा रहे हैं, हमारे गीत नहीं चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दाल चावल खाते हैं ना, तो थोड़ा सा चटनी हम लोग थोड़ा सा दे देते हैं। लेकिन आपको भी मालूम है कि चटनी ही केवल तो लोग खाएंगे नहीं, थोड़ा सा दाल चावल भी मिक्स करना पड़ेगा। तो अच्छे गीतों को आप लोग सपोर्ट कीजिए, और अश्लीलता अश्लीलता से थोड़ा दूर हटिए, माइंड से हटाइए, अच्छे गीत सुनिए। आप अच्छा सुनेंगे तो हर एक भोजपुरी कलाकार चाहता है कि हमारी भाषा बड़ी हो, हमारी भाषा के ऊपर जो दाग लगा है वो कहीं ना कहीं जल्दी से हटे। और कहीं ना कहीं वो साफ सफाई भी धीरे धीरे हो रही है। लोग सोशल मीडिया जब से आया तब से लोग विरोध करते हैं, तो कहीं ना कहीं हर आर्टिस्ट अपने आप को सुधारता भी है। हमसे भी कहीं ना कहीं गलती होती है तो हम उस चीज को सुधारते हैं, क्योंकि कलाकार वही जो हर कला का प्रदर्शन करें, हर एक प्रकार के गीत का। तो ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि जिस तरह से डिमांड है कि आप लोग को भी उस तरह से बनाना पड़ता है, और अच्छे अच्छे गाने हम भी चाहेंगे कि आप लोग लेके आए और नहीं, लोग बोलते हैं ना कि जो कलाकार सुनाएंगे हम लोग वही सुनेंगे। हाँ बिल्कुल तो वही मैं बोलता लोग हूँ, मैं अच्छा अच्छा दर्शकों के सुनना ऊपर दोष चाहेंगे। नहीं देता हूँ, हाँ, लेकिन मैं भी बोलता हूँ कि जो आप सुनेंगे वही हम वही सुनाएंगे। सुनाएंगे जी। तो इस चीज में कहीं ना कहीं अगर हम जिम्मेदार हैं, हम भोजपुरी आर्टिस्ट जिम्मेदार हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दर्शक का भी वही है जी कि हाँ, आप लोग भी अच्छे गीतों अच्छा को अच्छा थोड़ा प्रमोट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो भोजपुरी इंडस्ट्री के थोड़ी बात हो गई। अब थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत जीवन में अगर जाएं तो परिवार की बात की, कुछ ही समय पहले आपका विवाह हुआ है, तो हम्म। वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो जब हम्म। आपने विवाह किया तो लव मैरिज थी या अरेंज थी, पहले तो ये बताएं। थी तो अरेंज ही, लेकिन लोग बोले कि लव है, तो अच्छा मैं बताना चाहूंगा कि अरेंज तो, मैरिज है। मेरे हाँ, मम्मी पापा ने अच्छा ढूंढा, क्योंकि अच्छा बचपन से इतनी जिम्मेदारी मिल गई कि लव करने का फिर फुर्सत नहीं मिला। और इसी में उलझे रहे। पहला प्यार आपको बताया कि गायकी ही हो गई, सिंगिंग ही हो गया। तो पहला प्यार तो यही है, पहला काम भी यही है। इसके बाद इसी में मशगूल रहे। एक कब 10 साल 12 साल गुजर गया, इसमें पता ही नहीं चला। और हमारे यहाँ ये है कि अगर लड़का अच्छा कमा रहा है, लड़का अच्छा ये कर रहा है, तो उसकी शादी कर दी जाए। हाँ, तो भाभी जी जब आपकी इतनी सारी फीमेल फ्रेंड्स हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, यामिनी जी हो गई, रक्षा जी हो गई, अनिधि झा हो गई, आम्रपाली जी, तो इनके साथ जब भी काम हम करते हैं तो भाभी जी को बताते हैं या कैसा क्या होता है? भाभी जी आपका मजा लेती हैं कि अरे आज क्या काम करके आए हो, ऐसा कुछ? देखिए, जब हमारी शादी होने वाली थी तभी मैंने बता दिया था कि मैं ये काम करता हूँ। हम्म, और उन्होंने हामी भरी थी तो ही शादी हुई थी। जी और अब तो बाबू भी हो गया है, 6 महीने पहले हाँ बाबू हाँ भी हुआ हाँ, है, बहुत बहुत बधाई उसकी आपको, पता चला। जिसका नाम दर्शन है। दर्शन, और ओके। कहीं ना कहीं अगर हीरो की वाइफ है, हम्म, अगर हम फिल्म करते हैं, एल्बम करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आपको भी लगता, आप भी देखे होंगे कि यूट्यूब पे हम्म, ऐसा न्यूज लोग बनाते हैं। हम्म, तो थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है, ट्रस्ट तो बहुत है मेरे मम्मी पापा और मेरी वाइफ को भी। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा यूट्यूब का जो न्यूज आता है ना, उससे थोड़ा कहीं ना कहीं हल्का सा परेशानी होता है। बट मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ, मेरी फैमिली जानती है कि मैं क्या हूँ, तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये तो वही है कि अरेंज मैरिज का हम जब हमारे मम्मी पापा हमेशा बोला करते थे, और पापा ज्यादा बोलते थे, पापा तो अब रहे नहीं, कुछ दिन पहले ही उनका देहांत। तो पापा हमेशा बोला करते थे कि हमेशा शादी में जो है प्यार से ज्यादा भरोसा जरूरी होता है। अगर भरोसा है आपको एक दूसरे पे तो आपका लंबा चलेगा, प्यार तो होता रहेगा लेकिन भरोसा बना रहना चाहिए। आपने बहुत आज के समय में लोगों का जो मतलब, मैं गायकी से लेके अपने पर्सनल जीवन से लेके और दुनिया को देखते हुए मैं बस यही बात बोलूंगा कि लोगों को इतना जल्दी बदलाव चाहिए, इतना जल्दी मतलब नहीं होता फटाफट। पहले हाँ आपको याद होगा कि 5 मिनट का गाना आता था, 3 3 अंतरे होते थे। जी फिर हम लोग 2 अंतरे पे आए, जी। फिर 1 अंतरे पे आए, और आज के समय में रील्स का जब से आया है रील्स का फैशन, तब चलन से हम है। लोग 30 सेकंड और 15 सेकंड पे आ गए हैं। तो लोगों को मनोरंजन जल्दी जल्दी चाहिए। लोग पहले बैठते थे तो लोग आपस में बातचीत करते थे, सारे लोग अभी फोन पे बिजी हो गए हैं। और रही बात लव मैरिज जितने होते हैं, लव मैरिज का आप हाल देख रहे हो, अरेंज मैरिज का जितना आजकल जो चल रहा है, लोग रिलेशन संभाल नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मतलब क्या बोलूं, अभी ना जाने क्या हो गया है कि जब आप मोबाइल खोलते हो या न्यूज देखते हो, तो ये अब न्यूज नहीं आता कि इनकी शादी को 50 साल हो गए, ये सेलिब्रेट करें। नहीं, शादी को 5 साल हुए, इनका डाइवोर्स हो गया।
प्यार को 2 साल हुए, इसने धोखा दे दिया। तो मैं बस यही कहूंगा कि समाज में बहुत गलत असर पड़ता है किसी भी चीजों को लेके। हम समाज को जो आईना दिखाएंगे वही दिखेगा। तो रिश्ते को संभाल के रखिए, माँ बाप की बातों को मतलब ध्यान रखिए। अगर आप किसी से शादी किए हैं तो उस शादी को संभाल के रखिए, अपनी वाइफ को संभाल के रखिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना 4 दिन की चांदनी है। जब तक जवानी है लोग पूछेंगे, लेकिन एक समय आएगा कि आपके पास ना दोस्त रहेंगे, क्योंकि इतनी भाग दौड़ की जिंदगी है, इतने फोन वाली जिंदगी हो गई है। अगर आप थोड़ा सा उम्र ढलेगा 45-50 के करीब रहेंगे तो आप कहीं बैठेंगे तो आपके पास बैठने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि आपने दोस्ती यारी तो की है बाहर के लोगों से। तो एक उम्र के बाद आपके घर के लोग ही आपका साथ देंगे। तो भाई से, वाइफ से, या जितने परिवार के लोग हैं, परिवार से संबंध बना कर रखिए। आपकी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेहमान 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 अभी हम लोगों ने मेहमान फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की है। मेहमान हाँ फिल्म की अभी शूटिंग अभी अभी आपने खत्म की है, और एक ममता की छाँव भी आपकी एक फिल्म आने वाली है। जी। और जो मेहमान आपकी जो फिल्म है उसमें लाल बाबू पंडित डायरेक्टर हैं, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और ये मेहमान फिल्म के बारे में कुछ बताना चाहें हमारे दर्शकों को। देखिए, मेहमान जो है SRK म्यूजिक की फिल्म है, और SRK म्यूजिक हमेशा अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है। शादी मुबारक हमी को लेके एक फिल्म बनाई थी अम्रपाली दुबे जी, जिसमें जी थी, जी जिसमें शिक्षा को लेके जो आज के समय में हमारे बिहार यूपी में जो पढ़ाई को लेके लोग इतना लापरवाह हो गए हैं कि अरे बाप दादा का प्रॉपर्टी बा, हमारा का पढ़े के बाद। आपको जो बहू चाहिए वो पढ़ी लिखी समझदार चाहिए, लेकिन बेटा नहीं पढ़ रहा तो उसमें आपको कोई इल्म नहीं है। तो इस चीज को लेकर था कि शिक्षा एक व्यक्ति के जीवन में कितना मायने रखता है। फिर हमने राज बनाई थी SRK म्यूजिक के साथ। इसके बाद मेहमान है। मेहमान आपको ही मालूम है कि हम लोग की तरफ कुछ हो या ना हो, लेकिन अतिथि जब भी आते हैं तो उनका सम्मान में कोई कमी नहीं रखते हैं। तो फिल्म का नाम है मेहमान, और मेहमान बनने के लिए एक परिवार का लड़का है जो कि बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, और उसकी शादी को लेके कितना क्या है। इसके बाद वो बस एक लाइन में यही बोलेंगे, क्योंकि प्राइवेसी होती है कि आप स्टोरी नहीं बता सकते हो। बस यही बोलूंगा कि अगर इंसान कुछ भी ठान ले कि अगर मुझे भगवान से मिलना है तो भगवान से मिल सकता है, लेकिन उसे ठानना होगा। उसे मन लगा के कोई भी चीज में अगर फोकस कर ले कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, तो बड़ा आदमी बन सकता है। तो इस फिल्म का संदेश यही, मैसेज यही है कि एक लड़का है जिसकी मतलब जो नामुमकिन चीजों को मुमकिन कर दिया है। तो मेहमान फिल्म ये है, और जिसके डायरेक्टर लाल बाबू पंडित सर है, और प्रोड्यूसर है शर्मिला मैम एंड रोशन सर। और बहुत अच्छी फिल्म बनी है, मजा आएगा। कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। और ममता की छाव में इसका फर्स्ट लुक आ चुका है, सूर म्यूजिक ने फिल्म बनाया इसको। एक माँ के प्रति एक बेटे का प्रेम, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही प्यारा फिल्म है। हो सकता है अप्रैल में कुछ दिनों में उसका ट्रेलर रिलीज हो, और आप लोग से उम्मीद है कि जब भी ये फिल्म थिएटर में लगे, प्लीज आप लोग अपने नजदीकी थिएटर में जाइएगा। और मैं ट्राई करूंगा कि आप सभी के बीच आऊं और आप सभी के साथ में ये फिल्म देखूं। जी जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार अरविंद अकेला यानी कल्लू जी, और इन्होंने पूरी तरह से बताया कि किस तरह से इनकी जर्नी रही और कैसे बने ये भोजपुरी में सुपरस्टार, और कैसे रही इनकी पवन सिंह से और खेसारी से मुलाकात, और क्यों पवन सिंह जी को ये मानते हैं अपना गुरु। तो आपको कैसा लगा ये पूरा कॉन्वर्जेशन, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यूज़ देखने के लिए देखते रहेगा विस्तार न्यूज़ और विस्तार डिजिटल। और आप और किन सेलिब्रिटीज़ को देखना चाहते हैं विस्तार डिजिटल पे, ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और इंटरव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।